Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goel, your educator and mentor for PG Physics. तो CUET PG 2025 के लिए आपने महाकुंभ सीरीज के प्रैक्टिस सेशंस तो देखे ही होंगे और देख भी रहे होंगे। आने वाले समय में उसमें कुछ और लेक्चर्स भी आएंगे जिनसे आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। तो टेस्ट सीरीज जो मेरी चल रही है, लीडर टेस्ट सीरीज, तो उसके कुछ टेस्ट सॉल्यूशंस मैं अभी अपलोड कर रहा हूं। आने वाले एक दो दिनों में और अपलोड करूंगा। थर्मोडायनेमिक्स के और जो मॉडर्न फिजिक्स हैं उसके टेस्ट सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूं। ये भी एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरह ही होंगे, तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो आज जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो थर्मोडायनेमिक्स के सॉल्यूशन अपलोड कर रहा हूँ। इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है कपिल गोयल फिजिक्स, वहाँ पर जाके आप इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छा खासा आपको जो अंदाज़ा है, आइडिया है, वो आ जाएगा कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पॉसिबल हो तो अपने ग्रुप्स में शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है एन आइडियल गैस विद CP अपॉन CV रेशो 1.5। CP अपॉन CV रेशो का मतलब है हमें रेशो दिया है गामा का, और ये वैल्यू दी हमें कितनी, ये वैल्यू हमें दी है 1.5। इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, यानी कि जो V2 है वो V1 का क्या कर दिया, हाफ कर दिया। देन द, तो यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हमें यूज करना है रिलेशन कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो क्या रिलेशन लिखूंगा मैं, T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 पावर गामा -1। अब सवाल ये है कि रिलेशन आया कहाँ से, तो ये रिलेशन मैंने कहाँ से बनाया है, ये हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला होता है या इक्वेशन होती है PV गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से मैंने इक्वेशन बनाई है। और इक्वेशन क्या बनती है, एग्जैक्टली पूरी इक्वेशन ये बनती है, जिसको आप बाद में भी ध्यान रखना, आपके बहुत काम आने वाली है। इक्वेशन क्या बनती है, P2 अपॉन T2 अपॉन T1। इक्वेशन जो ये है वो बनती है T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1 पावर गामा -1 अपॉन गामा इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 पावर गामा -1। तो ये एक पूरा रिलेशन बनता है। अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो तो उसके लिए गामा रिप्लेस हो जाता है N से। फिलहाल यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात चल रही है। एडियाबैटिक मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि यहाँ पर CP अपॉन CV गिवन है, ठीक है। तो ये रिलेशन मैं यूज़ करूँगा। तो T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1, V2 गिवन है, V1 का हाफ है, तो यहाँ से बन जाएगा 2, और ये 1.5 जो है गामा की वैल्यू, इसको आप 3/2 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा 3/2 - 1। तो यहाँ से बन जाएगा T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू √2। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा किस फैक्टर से, फैक्टर √2 से। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इफ एन आइडियल गैस इज सब्जेक्टेड टू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, यदि मैं आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करता हूं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उसका टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी जीरो क्यों होती है कि U किसके बराबर होता है, NCV डेल्टा T। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। अब फर्स्ट लॉ है, जो फर्स्ट लॉ क्या होता है, डेल्टा Q या डेल Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल W। तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो डेल्टा Q किसके बराबर हो गया, डेल W। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए उस सिस्टम की हीट और वर्क आपस में इक्वल होते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, वैल्यू बराबर होती है nRT ln V2 अपॉन V1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो nRT ln P1 अपॉन P2। RT की जगह आप P1 V1 भी लिख सकते हो और P2 V2 भी लिख सकते हो। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है आइडियल गैस इज द वन फॉर विच, इनमें से हमें स्टेटमेंट सही चुनना है, कौन सा है। तो CV इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ओनली, तो हम जो CV है उसको इंटरनल एनर्जी के लिए लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, उसको हम लिखते हैं NCV डेल्टा T। और ये जो है ये किसके लिए डिफाइन होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। तो यहाँ पर ये जो पहला स्टेटमेंट है ये सही लिखा हुआ है। दूसरा है CV इज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो CV जो है वो क्या बनेगा, वो बनेगा DU अपॉन DT। तो ये टेम्परेचर का भी फंक्शन हो गया, यानी कि ये भी सही है।
फिर लिखा है Cp अपॉन Cv इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, है ना। तो Cp अपॉन Cv ये बन गया गामा। अब गामा जो है वो टेम्परेचर से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, है ना। और Cp एंड Cv डिपेंड ऑन टेम्परेचर ओनली। तो Cp और Cv जो टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, तो ये हमें बताना है। एक मिनट, आइडियल गैस, हमें अब Cv की बात, हमें आइडियल गैस पूछा जा रहा है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए हमारे पास सही कौन सा होगा, Cp अपॉन Cv जो है वो फंक्शन नहीं होगा किसका, टेम्परेचर का, गामा एडियाबैटिक कांस्टेंट। यहाँ से क्या बनेगा, एडियाबैटिक कांस्टेंट। Cp अपॉन Cv ये बनेगा गामा, और ये क्या बनेगा, एडियाबैटिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक कांस्टेंट। तो ये जो एडियाबैटिक कांस्टेंट है ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये फंक्शन नहीं होगा टेम्परेचर का। तो ये इसके लिए हमारे लिए सही होगा, ये Cv फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ओनली, Cv फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब यहाँ पर डबल डबल स्टेटमेंट है, तो इसलिए जो ये स्टेटमेंट्स है ये सही नहीं होंगे। Cp एंड Cv डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, क्योंकि Cp एंड Cv की जब बात करोगे तो Cp फिर वो कांस्टेंट प्रेशर पे भी आ जाएगा। तो यहाँ पर वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों इंक्लूड हो रहे हैं, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर सब इंक्लूड हो रहा है। ये जो है टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द थर्मोडायनेमिक सिस्टम। इनमें से कौन सा जो इंटीग्रल है वो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है थर्मोडायनेमिक्स की। तो अगर मैं देखूं, ये लिखा हुआ है जो पीडीवी, तो ये पीडीवी है जो वर्क है, ये लिखा हुआ है वर्क, और वर्क जो है वो कौन सा फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन का मतलब वो पूरे के पूरे पाथ पर डिपेंड करेगा, तो ये तो गलत हो गया। सेकंड लिखा हुआ है डी क्यू, तो डी क्यू इज ऑल्सो पाथ फंक्शन, तो ये भी पाथ फंक्शन है, तो ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर, पूरे के पूरे पाथ के ऊपर। फिर यहाँ पर टी स्क्वायर डी एस लिखा है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखा है डेल क्यू अपॉन टी, तो हमने ये पढ़ा है कि डी एस बराबर क्या होता है, डेल क्यू अपॉन टी, और डी एस ये बन गई एंट्रोपी, ये क्या हो गया, एंट्रोपी। और एंट्रोपी जो है ये कौन सा फंक्शन होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। एंट्रोपी जो है ये पॉइंट फंक्शन होता है जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, ये केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास सही आंसर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अ गैस एट अ प्रेशर PA एंड वॉल्यूम VA इज कंप्रेस्ड एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम VB at and pressure PB if the pressure volume relation for this gas during adiabatic process। तो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए रिलेशन होता है PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से अगर आप देखो तो गामा की जो वैल्यू है वो है 5/3। अब फॉर कंप्रेशन प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस है, कंप्रेशन प्रोसेस है। तो कंप्रेशन प्रोसेस में एडियाबैटिक में वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन की वैल्यू किसके बराबर होगी, वो होगी P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा -1। P2V2 की जगह आप क्या लिख दोगे, यहां पर लिख दोगे PBVB माइनस, यहां क्या लिख दोगे, PAVA अपॉन गामा -1। तो गामा की वैल्यू कितनी होगी, 5/3 -1। तो यहां से हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, वर्क डन की। और वर्क डन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3/2 PBVB माइनस PAVA, PBVB माइनस PAVA और इंटू 3/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक आइडियल गैस इज मिक्सड इन 1 मोल ऑफ डायटोमिक गैस, व्हाट इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मिक्सचर की जो हमें मोलर स्पेसिफिक हीट बतानी है, तो ये कैसे लिखेंगे, N1CV1 प्लस N2CV2 अपॉन ये क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2। तो ये 1 मोल, अब CV1 लिखना है आपको, तो CV1 मोनोएटॉमिक गैस के लिए कैसे लिखोगे, R अपॉन गामा -1। तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, 5/3। तो CV1 R अपॉन 5/3 -1, तो यहाँ से बन जाएगा 3/2R। इसी तरह से डायएटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू होती है 7/5, तो ये हो जाएगा R अपॉन 7/5 -1। तो यहाँ से ये बन जाएगा हमारे पास 5R अपॉन 2, है ना। ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, तो CV मिक्सचर
N1 की वैल्यू 1 है, CV1 आपने कितना रख दिया 3/2R प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर आप क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे, यहाँ सब्सटीट्यूट कर दोगे 5/2R और ये क्या हो जाएगा 1 + 1 2। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 8R/4 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2R विच इज़ ऑप्शन बी। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ गैस व्हेन इट्स कंटेनर इज मूव्ड एट कांस्टेंट स्पीड। तो जब कंटेनर कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेगा, कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेगा तो टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ गैस। तो कंटेनर इज मूव्ड एट कांस्टेंट, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि स्पीड जो है कांस्टेंट स्पीड पर चलेंगे तो वहां पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, इसलिए नो चेंज। नेक्स्ट, व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इन एडियाबैटिक फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस जो है, फ्री एक्सपेंशन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर सेम होते हैं, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर आर सेम, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होते हैं। तो अगर मैं डेल्टा यू निकालूं तो ये निकलेगा NCV, ये हो जाएगा T2 - T1 और ये सेम होते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0। तो जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा, यानी कि इनिशियल और फाइनल इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है टू कंटेनर्स ऑफ इक्वल वैल्यू कंटेन द सेम गैस एट प्रेशर P1 and P2 and absolute temperature T1 and T2 respectively. On joining the vessel, the gas reaches a common pressure P and a common temperature T. दो हमारे पास वेजल है, ये मैंने दो वेजल ले लिए और इसमें मैंने नंबर ऑफ मोल्स मान लिए N1 और इसमें मान लिए मैंने N2। इसमें इनिशियली प्रेशर है P1 और इसमें इनिशियली प्रेशर है P2। इक्वल वैल्यू है, इक्वल वैल्यू नहीं है, इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम। तो इक्वल वॉल्यूम है, यहाँ पर वॉल्यूम है V, यहाँ पर भी वॉल्यूम है V। टेम्परेचर यहाँ पर है T1, यहाँ पर है T2। तो पहले के लिए नंबर ऑफ मोल्स N1 वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे P1V/RT1 और दूसरे के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे P2V/RT2। ये हमारे पास N1 और N2 की वैल्यू हो गई। अब नंबर ऑफ मोल्स का कंजर्वेशन करो, तो जब इनको मिलाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, है ना। जब यहाँ पर इनको मिक्स कर देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, मर्ज करने के बाद यहाँ पर ये इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 2V। तो N जो मिक्सचर बनेगा उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी NP। फाइनल प्रेशर कितना हो रहा है P और वॉल्यूम कितना हो गया 2V/R और टेम्परेचर कितना है T है। तो यहाँ क्या लिखोगे N = N1 + N2 ये लिखोगे। तो ये बनेगा P2V/RT = ये बनेगा P1V/RT1 प्लस ये क्या बनेगा P2V/RT2। यहाँ से हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 1/2 और P1/T1 और P2/T2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर की वैल्यू आ गई विच इज़ ऑप्शन बी। तो बी इसके लिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट व्हेन इट अंडरगोज। तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट कब रहती है, अभी मैंने आपको बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में। कौन सी प्रोसेस में, आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है उसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो गया 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होने का मतलब है U1 - U2 = 0, या आप कह सकते हैं कि U2 = क्या हो गया U1, यानी कि इंटरनल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी आइसोथर्मल प्रोसेस में। फिर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इंटरनल एनर्जी ऑफ N1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट टेम्परेचर T। अब हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है, हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक है। तो ये डाई एटॉमिक है तो इसका जो CV बनेगा वो कितना बनेगा, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, वो कितना बनेगा 5/2R। और हीलियम जो है, हीलियम वो क्या होगा, वो होगा मोनोएटॉमिक, वो मोनोएटॉमिक होगा। तो इसका CV हमने देखा था, इसका CV कितना बना था, वो बना था हमारे पास 3/2R। इसका जो CV बना था वो कितना बना था 3/2R। हमें बोला है दोनों की इंटरनल एनर्जी सेम है। तो डाई एटॉमिक के लिए इसकी इंटरनल एनर्जी हो गई N1 CV1 और टेम्परेचर T है। और इसके लिए इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई N2 CV2
और इसका जो टेम्परेचर है वो 2T है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो ये N1 CV1 की वैल्यू ले आओ, कितनी हो गई 5/2RT, और ये वैल्यू यहाँ ले आओ N2 CV2 की वैल्यू ले आओ, कितनी हो गई 3/2R, और ये कितना हो गया 2T। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, N1/N2 की वैल्यू निकालेंगे, तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी 6/5। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 6/5, विच इज ऑप्शन सी। तो इसका सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर द फ्रैक्शन ऑफ द हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है हमें, हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेज द इंटरनल एनर्जी। तो फ्रैक्शन डेल्टा यू अपॉन डेल्टा क्यू या डेल क्यू, ये वैल्यू निकालनी है। तो ये लिखा मैंने एन सी वी डेल्टा टी इंटरनल एनर्जी, और हीट को मैंने लिखा एन सी पी डेल्टा टी। तो ये सब कट गया यहाँ पर, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा F इजक्वल्स टू सी वी अपॉन सी पी, और सी वी अपॉन सी पी को हम क्या लिख सकते हैं 1 गामा। अब डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है 7/5। यहाँ पर क्या लिखा है, रेसिप्रोकल में लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा 7/5, रेसिप्रोकल कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 5/7। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल फॉर गैस इज 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है 6 दिया है। द गैस परफॉर्म्स 25 जूल ऑफ वर्क व्हेन इट एक्सपेंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर P डेल्टा V वो कितना दिया हुआ है 25 जूल। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं F/2RT। इसको हम कैसे लिखते हैं F/2RT। तो U F की वैल्यू हो गई 6, तो 6/2RT, तो ये बनेगा 3RT। RT को हम क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं आइडियल गैस से, तो ये लिख दिया मैंने PV। अब इसको मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर दूं तो ये बनेगा डेल्टा U 3P डेल्टा V प्लस 3V डेल्टा P। अब क्योंकि ये जो है कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है तो ये 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर है। तो डेल्टा U की जो वैल्यू है वो हो गई 3PV डेल्टा V, और P डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है 25 जूल। तो यहाँ से इंटरनल एनर्जी कितनी आ गई, ये आ गई 75 जूल। कितनी बन गई 75 जूल। हमें क्या निकालना है, हीट निकालनी है, हीट। तो हीट डेल Q किसके बराबर होगी, डेल्टा U प्लस डेल W। तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 75 जूल, और डेल W की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई 25 जूल। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 100 जूल। तो आंसर क्या आ जाएगा 100 जूल, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, पहले कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला है इफ 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस गामा 5/3 है और इसके लिए गामा 7/5 है, तो गामा मिक्सचर निकालना है। तो गामा मिक्सचर कैसे निकलेगा, गामा इक्वल्स टू निकलेगा CP/CV से। तो सबसे पहले आपको CP मिक्सचर निकालना पड़ेगा। CP मिक्सचर आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए लिखेंगे N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1 प्लस N2। इसी तरह से आप CV मिक्सचर निकालोगे, CV मिक्सचर निकालोगे तो वो लिखोगे N1CV1 और N2CV2 अपॉन N1 प्लस N2। सवाल ये है CP और CV की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो CV बराबर होता है R अपॉन गामा -1 और CP बराबर होता है गामा R अपॉन गामा -1। तो आपको ये यहाँ पर गामा की वैल्यू गिवन है, तो एक बार डायटोमिक के लिए CP की वैल्यू निकाल लो, CV की निकाल लो। इसी तरह से मोनोएटॉमिक के लिए CP और CV की वैल्यू निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स इनके दिए हुए हैं, इन फॉर्मूलाज में वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और देन फिर किसकी वैल्यू निकाल लो, गामा की। CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर, तो ये क्या हो जाएगा CP मिक्सचर अपॉन CV मिक्सचर। यहाँ से आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा 1.50 के आसपास, है ना। कर लोगे अब तो मेरे हिसाब से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये गलत लिखा हुआ है, इसका सही आंसर आएगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द 2 आइडेंटिकल कंटेनर्स जॉइंड बाय ए स्मॉल पाइप। 2 आइडेंटिकल कंटेनर है, एक कंटेनर ये हो गया और एक कंटेनर ये हो गया। दोनों को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, ये पाइप से कनेक्ट कर दिया। इनिशियली इनका प्रेशर है P0 और इनका टेम्परेचर है T0, इनका टेम्परेचर है T0।
तो इनका मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ। तो इनिशियली कितना आ जाएगा, पी नॉट वी, वॉल्यूम वी मान लेते हैं, आर टी नॉट, और इसका जो वॉल्यूम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी नॉट वी अपॉन आर टी नॉट। तो इनिशियली नंबर ऑफ मोल्स का सम हम करें N1 प्लस N2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पी वी नॉट अपॉन आर टी नॉट, ये इनिशियल हो गया। बाद में क्या कह रहे हैं कि बाद में एक कंटेनर को सेम टेम्परेचर टी नॉट पर मेंटेन किया जाता है और दूसरे कंटेनर को 2 टी नॉट पर मेंटेन किया जाता है लेटर इसका टेम्परेचर हो गया टी नॉट, 2 टी नॉट। तो N1 प्राइम तो ये तो सेम रहेगा, ये कितना रहेगा, इसका प्रेशर मैं मान लेता हूँ P2 हो गया, तो P2 V अपॉन एन टी नॉट आर टी नॉट, और दूसरे वाले के लिए नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए, वो हो गए P2 V अपॉन आर और 2 टी नॉट। तो यहाँ पर मोल कंजर्वेशन लगाना है। मोल कंजर्वेशन मतलब N1 प्लस N2 इक्वल्स टू N1 प्राइम और प्लस N2 प्राइम। तो ये क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2 पी नॉट वी, ये तो मैंने निकाल लिया ना ऑलरेडी, आर टी नॉट प्लस यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से P2 आ जाएगा, तो P2 कॉमन आ जाएगा, V तो हर जगह से कॉमन आ गया V भी, और टी नॉट भी कॉमन आ गया, आर टी नॉट भी कॉमन आ गया। यहाँ क्या रह गया 1 प्लस 1/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो P2 की वैल्यू हमारे पास आएगी, कितनी आएगी 4/3 पी नॉट, 4/3 पी नॉट विच इज ऑप्शन बी। तो सही ऑप्शन आ जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है व्हेन अ गैस फिल्ड इन अ क्लोज वेसल। अब यहाँ पर क्लोज वेसल की बात हो रही है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम। और कांस्टेंट वॉल्यूम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा P प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसको हम लिख सकते हैं P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। तो ये क्या हो जाएगा, P1 अपॉन P2, इंक्रीमेंट कितना है 0.4% का, परसेंट है, इसको चेंज करेंगे तो 0.004 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा P प्लस 0.004 P, और 1 डिग्री सेंटीग्रेड का चेंज है। तो इनिशियली अगर टेम्परेचर है 2 प्लस 273 T प्लस, यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 273 में एक जोड़ दो 274, तो नेक्स्ट जो टेम्परेचर बनेगा 2 प्लस 274, तो यहाँ से ये बनेगा P अपॉन 1.004 P और इक्वल्स टू T प्लस 273 अपॉन T प्लस 274। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -23 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 250 केल्विन। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 250 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। मॉलिक्यूल ऑफ गैस आर लाइक, बिल्कुल सही है, साइज में, शेप में, और हार्ड होते हैं, स्मूथ होते हैं, और स्पेरिकल पार्टिकल्स होते हैं। उनका जो वॉल्यूम है, उनके बीच के जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में बहुत कम माना जाता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर वो एक दूसरे के ऊपर कोई भी एप्रिशिएबल फोर्स नहीं लगाते ड्यूरिंग कॉलिजन, ये भी बिल्कुल ठीक है। द कॉलिजन ऑफ द मॉलिक्यूल, यहाँ पर इनइलास्टिक लिखा हुआ है जबकि ये इलास्टिक कॉलिजन माना जाता है, तो ये फोर्थ स्टेटमेंट गलत हो गया। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। What is the relationship between pressure and energy density? तो इनके बीच में रिलेशन होता है P इक्वल्स टू U/3, P इक्वल्स टू U/3 विच इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है, जहाँ मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है। तो आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आइस जो है ये रिवर्सिबल है। अगर अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन जैसे ही वर्ड आ गया तो इसका मतलब वो इरिवर्सिबल है। पेल्टियर हीटिंग और कूलिंग ये भी क्या है, रिवर्सिबल है, ये भी क्या है, रिवर्सिबल है। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल का पूछा है, इसके पहले में इरिवर्सिबल का पूछा था, अब पूछा है रिवर्सिबल का। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये इरिवर्सिबल हो गया। हीट प्रोड्यूस बाय पासेज ऑफ करंट, करंट का प्रोड्यूस होगा तो इसका मतलब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है मतलब वो फ्रिक्शन दे रहा है, तो ये भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल। मेल्टिंग ऑफ आइस ये क्या हो गया, रिवर्सिबल, ये क्या हो गया, रिवर्सिबल। और जूल कैनविल इफेक्ट ये भी हीट है, I²RT, तो ये भी क्या हो गया, इरिवर्सिबल, करंट आ गई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर हमें एवरेज स्पीड दिया है, तो एवरेज स्पीड को लिखा है V से, RMS स्पीड को लिखा है VRMS से, ये RMS है, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को MP से लिखा है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऐसे लिख लेना इसको। तो इनका जो सही ऑर्डर होता है उसको याद करने का तरीका होता है राम। राम मतलब सबसे पहले
आएगा VRMS, उसके बाद आती है हमारे पास एवरेज, और उसके बाद आती है हमारे पास कौन सी, मोस्ट प्रोबेबल। तो ये इनका ऑर्डर होता है, सबसे ज़्यादा होती है RMS, फिर होता है एवरेज, और फिर होता है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल। यानी कि √3RT/m ग्रेटर देन √ART/πm ग्रेटर देन √2RT/m। ये इसका ऑर्डर होता है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी जो है वो सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। तो ये लिखा जाएगा S2 - S1 = 0, यानी कि S2 = हो जाएगा S1 के। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ गैस एट टेम्परेचर T केल्विन पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 3/2 kT। इसको हम nRT भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/2 nRT ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये kT है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट के फॉर्म में, nKT लिखा जाएगा। अगर पर मॉलिक्यूल पूछा है तो एक मॉलिक्यूल के लिए एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है ये n, अगर मॉलिक्यूल एक है तो फिर आएगा ये kT। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ गैस टेक्स इन अकाउंट। एक तो वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को लेता है अकाउंट में, और उसके अलावा जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, यानी कि उसका साइज, उनके बीच का वॉल्यूम, उसको कंसिडर करता है। दोनों इसमें आएंगे सही आंसर, बोथ A एंड B। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करेक्ट कर लेना है, यहाँ पर ये कांस्टेंट V नहीं है, B है, B। तो B किसको डिटरमाइन करता है, B डिटरमाइन करता है उसके वॉल्यूम को, जिसको को वॉल्यूम कहा जाता है। तो VC को डिटरमाइन करता है B। तो सही आंसर आ जाएगा इसका A। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, कराए हैं, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो वो पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।